NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। एनआईए ने अमृतसर के ठाकुर द्वारा सनातन मंदिर में हुए ग्रेनेड हमले की जांच के सिलसिले में पंजाब के अलग अलग जिलों में 19 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी अमृतसर, गुरुदासपुर, बटाला जैसे बॉर्डर इलाकों में की गई। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीमों ने कई अहम सबूत जब्त किए, जिनमें मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइसेस और अन्य संदिग्ध सामान शामिल है। दरअसल ये मामला इसी साल 14 मार्च की रात हुए एक आतंकी हमले से जुड़ा है, जब अमृतसर के शेरशाह रोड स्थित ठाकुर द्वारा सनातन मंदिर पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया था कि यह हमला विदेश में बैठे आतंकी सरगनाओं के इशारे पर करवाया गया। एनआईए की जांच में पता चला है कि इस हमले को मृतक गुरुसिदाक सिंह विशाल गिल के नाम आरोपियों ने अंजाम दिया था। गुरुसिदाक लगातार विदेशी हैंडलरों के संपर्क में था, जो भारत में मौजूद कुछ युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंक की राह पर धकेल रहे थे। उन्हें पैसे और नशे के बदले हथियार और ग्रेनेड पहुंचाए जा रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि गुरुसिदाक और विशाल गिल पहले भी कई बार हथियारों और ग्रेनेड की डिलीवरी में शामिल रहे हैं। भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकियां, यूरेनियम और फर्टिलाइजर का व्यापार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन कमाल बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वह उन्हें यह नहीं पता कि अमेरिका खुद रूस से कितने यूरेनियम और फर्टिलाइजर का व्यापार करता है। यानी उन्हें खुद अपने घर का हिसाब नहीं पता और दूसरों के घर में वो रोटी गिन रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर मॉस्को के साथ अपने व्यापारिक संबंध जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाने का संकेत दिया, लेकिन टैरिफ कितना बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर कोई संख्या का खुलासा नहीं किया गया। दरअसल ट्रंप के बार बार धमकियों के बाद भारत ने अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देशों के दोहरे स्टैंड का दुनिया के सामने रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका अब भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, फर्टिलाइजर और रसायन आयात करता है। भारत के इस दावे पर जब ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे इसकी जांच करनी होगी। उन्होंने ये टिप्पणियां व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की, जो मूल रूप से 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। साध्वी प्राची ने प्रेमानंद जी महाराज और साध्वी ऋतंभरा का लड़कियों पर दिए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज और दीदी माँ ऋतंभरा ने जो कहा वह सही है, इसमें विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई लड़की 4-5 बॉयफ्रेंड रखेगी तो आगे चलकर उसका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल पाएगा। हमारी संस्कृति में पति को परमेश्वर के समान माना गया है। मेरठ की घटना सबने देखी, जिसमें एक महिला ने अपने पति के टुकड़े करके ड्रम में छिपा दिया। गैर मर्दों के चक्कर में पत्नियों ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा। मुस्कान और रघुवंशी जैसे मामलों में यही दिखता है कि कई बॉयफ्रेंड रखने की सोच का बुरा नतीजा होता है। मुजफ्फरनगर में शिव मूर्ति मंदिर में दर्शन के बाद साध्वी प्राची ने आजकल की लड़कियों के चरित्र, सोशल मीडिया और तथाकथित धर्मांतरण मामलों पर बात की। उन्होंने कहा कि सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लड़कियों ने इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो बनाकर अपलोड किए ताकि वे पैसा कमा सकें। हाईवे पर बनाई गई इन रील्स को पूरी दुनिया ने देखा। ये हमारी संस्कृति और आस्था दोनों का अपमान है। ऐसी हरकतें शर्मनाक हैं और ये खुलेआम अश्लीलता फैलाने जैसा है। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर इस तरह की अश्लील चीज़ें तेजी से बढ़ रही हैं। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने वीवीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। बता दें कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर बाबा के साथ मिलकर प्रत्याशी उतारेंगे। लालू के बड़े लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी सूचना दी है। आज मौर्य होटल में दोनों पार्टी का गठबंधन हुआ है। तेज प्रताप की खबर जैसे ही पटना के राजनीतिक गलियों में आई, सभी एक की चर्चा होने लगी। तेज प्रताप भी सभी विधानसभा सीटों पर अपने गठबंधन के साथ मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बता दें कि कुछ महीने पहले अनुष्का मामले को लेकर लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप ने टीम तेज प्रताप के नाम से अपना एक नया दल बनाया। लगातार हो रहे कयासों पर आज उन्होंने विराम लगा दिया। बता दें कि वीवीआईपी पार्टी प्रदीप निषाद की है, जो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से अलग होकर बनाई गई है। डाटा सुरक्षा नीति का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने ईआर डाटाबेस के लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने पर पश्चिम बंगाल के 2 ईआरओ और 2 एयूआरओ को निलंबित कर दिया है। आयोग ने दोनों अफसरों को गंभीर चूक करने, अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने और अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ ईआर डाटाबेस के अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने का दोषी माना। चुनाव आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मतदाता सूची की तैयारी और पुनरीक्षण का काम करता है। साथ ही मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण, संशोधन और चुनाव संचालन के वक्त इन अधिकारियों को चुनाव आयोग के अधीन माना जाता है।
गोवा, बिहार, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। सत्यपाल मलिक पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनको मई के महीने में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे पांव, यूरिन, लंग्स और किडनी इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। सत्यपाल मलिक के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उनके निधन की जानकारी साझा की गई। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक बिहार में भी राज्यपाल रह चुके थे। उन्होंने कृषि आंदोलन, भ्रष्टाचार और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए सुर्खियां बटोरी। सत्यपाल मलिक के निधन की खबर फैलते ही राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कई प्रमुख नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ी तबाही सामने आई है। यहाँ धराली खीर गाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली मार्केट क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। आर्मी, पुलिस और एसडीआरएफ टीम को भटवाड़ी रवाना किया गया। धराली गांव के ऊपर बादल फटने से धराली मार्केट के साथ साथ पूरा गांव चपेट में आ गया। इसमें 50 से 60 लोगों के लापता होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के धराली गांव में ये तबाही हुई है। यहाँ बादल फटने से अचानक नदी किनारे बड़ा सैलाब आया। इससे नदी किनारे बने मकान माचिस की तीलियों की तरह बह गए। बताया जा रहा है कि धराली में खीर गंगा नदी में बादल फटने से ये विनाशकारी मंजर देखने को मिला। बताया जाता है कि इसमें 50 से 60 लोग लापता हैं। नदी किनारे अचानक आई बाढ़ से दर्जनों होटल और होम स्टे को नुकसान पहुंचा है। इसमें कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत 26 से 28 अगस्त तक दिल्ली के प्रगति भवन में समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद करेंगे। यह आयोजन आरएसएस के शताब्दी वर्ष की शुरुआत से पहले एक बड़ी कवायद माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य संघ के कार्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना तथा समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना है। इस 3 दिवसीय संवाद में शिक्षाविद, समाजसेवी, वैज्ञानिक, उद्योगपति, साहित्यकार और पत्रकार शामिल होंगे। इससे पहले 2018 में भागवत ने दिल्ली के विज्ञान भवन में ऐसा ही संवाद किया था। आरएसएस का शताब्दी वर्ष 2 अक्टूबर 2025 को नागपुर में विजयदशमी के अवसर पर शुरू होगा। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में विशेष संवाद सत्र होंगे, जहां समाज के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि मार्च 2025 से अब तक 28,000 से अधिक लोगों ने आरएसएस ज्वाइन के लिए नाम दर्ज कराया, जो संगठन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। 2 मतदाता पहचान पत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चर्चा में हैं। उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस बीच इसको लेकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका जवाब है, जो आगे दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बूथ वाइज कई लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वही घरों में 50 लोगों का नाम है। चुनाव आयोग को इसके बारे में बताना चाहिए। कई गड़बड़ियां हुई हैं जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे। नीतीश कुमार ने प्रदेश में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए इस पर कहा कि हमने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो इसे करेंगे। ऐसे में जो हम कहते हैं उसी को सरकार कर रही है। सरकार आगे हमारी माई बहन मान योजना को भी कॉपी करेगी। सरकार के पास अब अपना कोई रोड मैप या विजन नहीं है। डोमिसाइल की बात लगातार 20 सालों से हो रही है। हम सभी चाहते हैं कि बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, नौकरियां मिले। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।